हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर उसका एक क्विक रिकैप देखेंगे। नाउ ये जो रिकैप मैंने डिजाइन किया है, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट एग्जाम। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है फर्स्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांस कम है, बट नीट जैसे एग्जाम में कभी कभी साइंटिस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी में मतलब जो कुछ भी है हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट तो एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर देयर इन एनसीईआरटी, सो इसके ऊपर भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कॉपर्निकस ने क्या किया था कि दो हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब कि इससे पहले ऐसा था कि जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज मोर प्रोमिनेंट, मतलब अर्थ इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, एवरी प्लैनेट्स वर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। बट कॉपर्निकस ने बोला था कि ये चीज गलत है। ठीक है, it is the heliocentric theory, that is sun is the center of the solar system and all the planets are revolving around sun. Okay, then comes the measurement of positions of planets and sun. जो टाइको ब्रायन ने मतलब नियर अबाउट 8 years उन्होंने ये स्टडी किया था कि अलग अलग प्लैनेट्स का पोजीशन क्या है, सन का पोजीशन क्या है। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी स्टार्स का मोशन भी स्टडी किया था। ठीक है, देन ही डाइड एंड दोस डेटा वर कंपाइल्ड बाय हिज स्टूडेंट केपलर। सो एनालिसिस ऑफ डाटा, मतलब ये जो डाटा था टाइको ब्राहे का जो डाटा था वो एनालाइज किया था किसने, केपलर ने, और उसके बेसिस पर उसने 3 लॉ दिए थे, केपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ है। ठीक है, उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो मैथमेटिकल मॉडल है ग्रेविटेशन का, जो मैथमेटिकल मॉडल है वो किसने दिया था, वो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आइजैक न्यूटन। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये एक बहुत फंडामेंटल लॉ है जो आप लोगों ने क्लास 8-9 में भी पढ़ा होगा कि अगर दो मास है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये हो गया, F is equal to g m1 m2 by r square, where g is the proportionality constant, universal gravitation constant बोलते हैं। ठीक है, और ये कैवेंडिश ने इसका मतलब वैल्यू निकाला था, कैवेंडिश। ठीक है, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट एक है आपके एनसीईआरटी में, जो स्टूडेंट के करके इन्होंने जी का वैल्यू निकाला था। तो जी का वैल्यू कितना है, 6.67 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज जानने लायक ये चीज है कि जो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मास है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द मास। मतलब इस यहाँ पे कोई भी मीडियम हो, फ्री स्पेस हो, वाटर हो, केरोसिन हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, m1 m2 के बीच में मैंने लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द लाइन होगा, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो F12, मतलब फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, वो it will be along the line joining the two masses. Similarly, force on m2 due to m1, it will be along the line joining the two masses, F21 and F12। ठीक है, और अगर आप ये न्यूटन लॉ वाली ग्रेविटेशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वहां हमको ये मिलता है, रिजल्ट मिलता है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। मतलब ये दोनों जो फोर्सेस होंगे, ये दोनों मतलब एक्शन रिएक्शन जैसे होंगे, मतलब ये मास इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, ये मास इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वो तो देखिए लगता है ये फोर्स F12 इस डायरेक्शन में है, F21 इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो फोर्स है, इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। बट यहाँ पे एक चीज और एक चीज देखने लायक है कि जो F इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर, मतलब g का वैल्यू कितना है, 6.67 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कूलम फोर्स अगर आप ध्यान में दें तो कूलम फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0, मतलब फ्री स्पेस में ले रहा हूं, तो Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 1/4πε0 का वैल्यू जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हमारा वहां पे 9 × 10⁻9 आता है, यहाँ पे आ रहा है 6.67 10⁻11। ठीक है, तो जस्ट बाय कंपैरिजन ऑफ एटलीस्ट बाय दिस कांस्टेंट वी कैन से दैट कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफी वीक है। ठीक है, दो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बट अगर कंपैरिजन करें फोर्स का, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफी छोटा होता है। ठीक है, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड।
अच्छा देखिए, अब मैं ये जो ग्रेविटेशन फील्ड डिस्कस करने से पहले एक चीज बता दूं कि मैं अब अगर ऐसे स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं जो मतलब ऑलरेडी क्लास 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उससे अगर इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो और भी इजी लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, सिंबल सेम है ग्रेविटेशन फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा, इट इज ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस हो गया r, मास हो गया m, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस में एक मास है m, स्मॉल m, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा ऑब्वियसली, तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर फील्ड हम लोग निकालते हैं तो E इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट मास, तो इसको मास से अगर डिवाइड करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल एक दिया जहां पे कि अर्थ के केस में हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। बट इन जनरल क्या होगा, इन जनरल मतलब ये वैसे देखने में ये एक्सप्रेशन किसकी तरह है, ये एक्सप्रेशन देखने में किसकी तरह है, ये एक्सप्रेशन देखने में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह। मतलब अगर कहीं पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, और आपको मिल रहा है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहां पे ये जी का वैल्यू है, तो वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम होगा 9.7 न्यूटन पर केजी। खाली ग्रेविटेशन फील्ड जो है ये न्यूटन में है, ये केजी में है, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर केजी। मतलब एक जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जितना वैल्यू होगा, ग्रेविटेशन फील्ड का भी न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगा। चीज अलग अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन फील्ड इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज विल बी सेम, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में देखें कि जैसे मान लीजिए कि ये एक मास है m, ठीक है, और यहाँ पे एक मास है स्मॉल m, और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r, ठीक है। तो यहाँ इस मास के ऊपर जो फोर्स होगा वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, इसके ऊपर अगर फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो फोर्स तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब माइनस आर कैप लिखूंगा, माइनस आर कैप, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड इज ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। अब मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड किसके डायरेक्शन में होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो इसको अगर m से डिवाइड करेंगे तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो e का e कैसे होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस आर कैप। ये माइनस आर क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में, वेक्टर आर इस डायरेक्शन में, तो आर कैप उल्टे डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में, ठीक है। ये एक पॉइंट मास के लिए मैं निकाल रहा हूँ ये एक्सप्रेशन जो मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। बट अगर कोई एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, अगर एक सॉलिड स्फीयर, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, तो उस केस में नंबर 1, अगर आप बाहर हैं, आर ग्रेटर देन आर एट डिस्टेंस, मतलब यहां पे कहीं पे है, तो ये अगर डिस्टेंस होगा आर ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू जो होगा वो जी एम बाई आर स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अगर आप सरफेस में, नंबर 2 ऑन द सरफेस, मतलब आर इक्वल टू आर, ये आउटसाइड है, ठीक है, इसको ई आउट लिखता हूं, ई आउट, ठीक है, और आर इक्वल टू आर मतलब सरफेस में है, तो ई एस इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इनसाइड हैं, आर लेस देन आर, तो जो ई इन होगा ये क्या होगा, जी एम बाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कुछ कुछ किसकी तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वहां पे वैसे ही था। तो अंदर आप देख रहे हैं कि जो ई इन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, एट सेंटर स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एट सेंटर ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एट सेंटर सॉलिड स्फीयर के सेंटर में ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगा। सेंटर से जब बाहर आएंगे तो ये आर इंक्रीज होगा, तो ग्रेविटेशन फील्ड भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये तो सरफेस हो गया, ये इधर ई है, इधर आर, ये आर इक्वल टू आर, सरफेस में अंदर है तो आर लेस देन आर, बाहर है तो आर ग्रेटर देन आर,
तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे कुछ ऐसा होगा पैराबोला, ठीक है ना। बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। ओके, सो दिस इज फॉर ए सॉलिड स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर अगर होगा, अगर हॉलो स्फीयर, इसी चीज को अगर हम लोग हॉलो स्फीयर मान ले, तो ये जो बाहर का रिजल्ट और सरफेस का रिजल्ट है वो रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। खाली जो अंदर का रिजल्ट है, मतलब नंबर 3, फॉर आर लेस देन आर ई इनसाइड इट विल बी इक्वल टू 0। हॉलो स्फीयर के अंदर फील नहीं होगा क्योंकि अंदर कुछ मास ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया फॉर ग्रेविटेशन फील्ड फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ये अर्थ है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, मास कैपिटल एम, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है तो उसका वो नीचे गिरेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स किसके होता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, मतलब वो वेट, उसका वेट आ रहा है, तो W इज इक्वल टू mg, मतलब ये जो वेट है, यही जो वेट है W, यही उसका फोर्स है, ठीक है। इसी फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो mg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो ये होगा mg इज इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये mm कैंसिल हो गया, तो g इक्वल टू कितना हो गया, gm बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब अगर आप मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये नियर अबाउट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम लोग अर्थ के डेंसिटी के टर्म में लिखें तो जो मास है, देखिए मास क्या है, मास है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेयर रो इज द डेंसिटी। तो ये अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो g का वैल्यू कितना आता है, g बाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो g इक्वल टू कितना आ गया, 4/3 पाई आर रो g, ठीक है। ये हो गया आपका g का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ डज दिस g वेरीज विथ हाइट, ठीक है, विथ हाइट। तो फर्स्ट देख रहे हैं विथ हाइट, वेरिएशन विथ हाइट। तो यहां पे देखिए एक चीज जरूरी जानना है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, एंड सो दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द मास इज सम मास इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये हाइट है h, ठीक है। तो सरफेस में g का वैल्यू gm बाय आर स्क्वायर, इस हाइट में g डैश का ले रहा हूं, g डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, gm बाई r प्लस h होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो g डैश इक्वल टू g r स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h होल स्क्वायर। सो दिस इज हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ हाइट, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन है कि अगर हाइट लो है, h मच स्मॉलर देन r, मतलब लो हाइट, ठीक है, तब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाय r। कब होगा, ये लो हाइट में होगा। ये कब होगा, ये किसी भी हाइट में, लो हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेरिएशन ऑफ g विद हाइट अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से रिजल्ट सेम नहीं आता है, आंसर आपके अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लो हाइट हो, ज्यादा हाइट हो, कहीं भी। ये फॉर्मूला आप लो हाइट में यूज कर सकते हैं, मतलब अगर हाइट ज्यादा है वहां पे आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आंसर जो आएगा वो गलत आंसर आएगा, ठीक है। ये दिस इज वैलिड ओनली फॉर लो हाइट, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम यूज करके अप्रोक्सीमेशन किया है कि h इज मच स्मॉलर देन r। अदरवाइज जनरल केस के लिए ये रिजल्ट यूज करना है, बात समझ में आया? अच्छा, नाउ दिस इज फॉर वेरिएशन ऑफ g विद हाइट, ठीक है। दिस g आल्सो वेरीज विद डेप्थ, g also varies with depth, ठीक है। डेप्थ मतलब जैसे अर्थ ये हो गया और यहाँ पे टनल डिग कर दिया,
ठीक है, तो ये सेंटर है, रेडियस r है और आप d डेप्थ में है, यहां पे है, ठीक है। तो इस पोजीशन में g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश अगर होगा और g अगर सरफेस में है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, तो g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, g 1 माइनस d बाय r, 1 माइनस d बाय r, वेयर d इज द डेप्थ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप सेंटर में है, सेंटर ऑफ अर्थ, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू r, मतलब अगर ये पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब टनल एक दिक्कत करते आप सेंटर में पहुंच गए, तो d इक्वल टू r हो जाएगा, तो d इक्वल टू r यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो g डैश इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब एट सेंटर द अर्थ द मास विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 होगा एट सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशन फील्ड भी आपको ध्यान में आना चाहिए, ग्रेविटेशन फील्ड भी सेंटर में कितना था, 0 था। मैंने बोला था ना ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू जैसे होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी उतना ही होता है, तो वही रिजल्ट मिल रहा है हमको, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, तो अगर ये अर्थ है और ये रोटेट करना है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये हो गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर अगर आपका लोकेशन यहां पे है, तो इसको मैं ज्वाइन करता हूं सेंटर से, यहां से ये जो ड्रॉ किया है ये मैंने सरफेस पे ड्रॉ किया है, तो इसीलिए ये है तो लाइन, मगर देखने में कर्व जैसा लगेगा क्योंकि सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं, सरफेस खुद ही कर्व है ना, ऐसा स्फेरिकल है। अच्छा, यहाँ पे जो ये एंगल है ये लैम्डा, तो ये जो लैम्डा है इस एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, दिस लैम्डा इज द लैटिट्यूड। तो इसका मतलब अगर आप इक्वेटर में हैं, अगर आप इक्वेटर में हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, और अगर आप पोल में हैं, अगर आप इक्वेटर में हैं तो लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री, और अगर आप पोल में हैं तो यहाँ पे है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, तो पोल के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड ऑन रोटेशन, उसका रिलेशन क्या है, g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, r इज द रेडियस, ठीक है, आपका ये रेडियस है और लैम्डा आपका है लैटिट्यूड, ठीक है। तो अगर आप इक्वेटर में हैं तो लैम्डा 0 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो g डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म 1 हो गया, ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर। पोल में अगर है तो लैम्डा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होने से ये तो cos स्क्वायर 90 0 हो जाएगा, ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, तो g डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, g डैश इक्वल टू g। तो मतलब क्या है कि पोल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, g पोल is greater than g equator, g pole is greater than g equator। तो मतलब क्या है कि अगर ये पोल है, ठीक है, तो यहां से नीचे आएंगे, इक्वेटर की तरफ आएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो हम लोग जो बोलते हैं ना g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल, क्योंकि g डैश इक्वल टू g कहां पे है, पोल में हो रहा है, बाकी सब जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू उससे कम होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज कि अब इक्वेटर में हमको क्या मिला, g डैश का वैल्यू ये मिला, ठीक है। अच्छा, अब अगर अर्थ का स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, हमको कंडीशन निकालना है कि एट व्हाट एंगुलर वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये g डैश शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 होगा इक्वेटर के लिए, क्योंकि इक्वेटर में लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो यहां पे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g बाय r, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है ट्वाइस पाई बाय t, वेयर t इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस पाई स्क्वायर रूट ऑफ r बाय g, ठीक है। अब r का वैल्यू हमको पता है, g का वैल्यू हमको पता है, ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स के आसपास आता है, ठीक है, 84 मिनट्स के आसपास आता है। मतलब अगर अर्थ का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 84 मिनट हो गया तो इक्वेटर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दे विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, और वो सारे बाहर निकल जाएंगे, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वेरिएशन ऑफ जी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट टर्म जो हमको सीखना है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब जैसे कि आप
दो मास है m1 m2, ठीक है, m1 एंड m2। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि इनिशियली ये दोनों मास इनफाइनाइट सेपरेशन में है, इनफाइनाइट सेपरेशन में है। फिर मैं इंफिनिटी से m1 को लेके आया, यहाँ पे रखा, फिर इंफिनिटी से m2 को लेके आया, यहाँ पे रखा। तो m1 m2 को लाने के लिए जो काम किया दैट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे m1 m2 दो मास हो गए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है। तो इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाय r। So this is the expression for gravitational potential energy for a system of two masses separated by distance r. Okay, अच्छा, अब अगर अर्थ के केस में देखें तो दिस इज द अर्थ ऑफ मास m, कैपिटल M, रेडियस r है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे सरफेस में एक मास है स्मॉल m, ठीक है। तो इस केस में अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर होगा, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए कि इस मास को हम लोगों ने क्या किया, सरफेस से लिफ्ट किया है, सरफेस से लिफ्ट किया है, ठीक है, यहां से उठाया है और इसको लेके गए, यहां लेके गए हाइट एच। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ये होगा, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमारा कितना काम किया, व्हाट इज द वर्क डन इन लिफ्टिंग दिस मास स्मॉल m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट h। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। सो w इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर प्लस h, ये माइनस मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस जी एम एम बाई आर, ठीक है। सो W इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अगर कॉमन लो, सो दिस इज 1 बाई आर प्लस एच माइनस 1 बाई आर, ठीक है। सो दिस इज W इज इक्वल टू माइनस जी एम एम आर माइनस एच डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो ये आर कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो W इज इक्वल टू जी एम एम एच आर प्लस एच, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूं, जी एम एम एच डिवाइड बाई, यहां से आर कॉमन लो तो आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एच डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। दिस इज द वर्क डन। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर एक मास है उसको अगर h हाइट से लिफ्ट किया है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी या व्हाट इज द वर्क डन, mgh। हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, mgh डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब बोलेंगे कि ग्रेविटेशन में ये लिख रहे हैं, वहां पे वो लिख रहे हैं, तो क्या ये अब क्या चक्कर है, मतलब अलग अलग क्यों है, ठीक है। असल में दोनों एक्सप्रेशन एक ही है। क्या बात है, देखिए यहाँ पे W इज इक्वल टू हमको मिला mgh डिनोमिनेटर में 1 प्लस एच बाई आर। व्हाट इज h, h हाइट लिफ्ट किया है फ्रॉम द सरफेस, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब अगर हाइट बहुत लो है, क्योंकि देखिए रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आप हाइट मतलब 100 मीटर 200 मीटर बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बोल रहे हैं, तो एच आर से बहुत छोटा होगा। तो वैसे केसेस में एच आर से बहुत छोटा होगा तो ये क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग W इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो उस केस में W इक्वल टू mgh ही लिखेंगे। मतलब W इक्वल टू mgh कब होता है, लो हाइट में होता है। अदरवाइज क्या होता है, mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r, h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ फ्लैट नहीं है, मतलब एक स्मॉल पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है। अब यहां से एक बॉडी को ऑफ मास m, इसको प्रोजेक्ट किया है विद ए वेलोसिटी v, सो दैट इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट h, ठीक है। मैक्सिमम हाइट में ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी तो जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर देखें तो जो टोटल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस जी एम एम बाई आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, क्योंकि रेडियस तो आर है ना, ठीक है। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा,
यहां पे फाइनल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, इसलिए तो वहां से फिर लौट आता है ना, हाईएस्ट पॉइंट में जाता है, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी जीरो, वर्टिकल प्रोजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, सो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस GMM बाई R प्लस H, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट H। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर ये यूज करते हैं, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व होगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या था, ये था, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, ये है। तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वेट करेंगे, ठीक है। सो इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस GMM बाई R इज इक्वल टू माइनस GMM बाई R प्लस H, ठीक है। तो m को तो यहां से उड़ा, यही को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू GM बाई R, GM कॉमन ले लिया यहां पे, ये उधर चला गया, सो दिस इज 1 बाई R माइनस 1 बाई R प्लस H, ठीक है। सो दिस इज v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू GM R प्लस H माइनस R डिवाइड बाई R इंटू R प्लस H। तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू GM H डिवाइड बाई, यहां नीचे से मैं अगर यहां से भी R को कॉमन ले लूं तो ये R स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस H बाई R, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या है, GM बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू GH बाई 1 प्लस H बाई R, ठीक है। तो 2 को इधर ले गए, यहाँ स्क्वायर रूट आ गया, तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये भी चीज देखिए, ये जो एक्सप्रेशन वेलोसिटी है, मतलब इस वेलोसिटी से अगर आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो इट विल गो टिल हाइट h इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब अगेन अगर यहाँ पे h वेरी मच स्मॉलर देन r है, लो हाइट, तो ये क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो उस केस में v इज इक्वल टू, तो हम लोग को पॉइंटर मोशन में जो रिजल्ट था v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh वो मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस में उन्होंने क्या किया है, बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया है। सिमिलरली अगर h हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसका वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। अभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमको समझना है वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब देखिए, सपोज दिस इज अर्थ ऑफ मास m, रेडियस r, तो यहां पे अगर एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस GMM बाई R। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस मास फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से इस मास को लेके आऊं यहां पे सरफेस ऑफ अर्थ में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस GMM बाई R, दिस इज द वर्क डन, ओके। तो इसका मतलब अगर इस मास को मुझे यहां से इंफिनिटी भेजना है, ठीक है, कैसे भेजूंगा, बाय इंपार्टिंग काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैं तो उसको थ्रो करूंगा ना। तो जो इंफिनिटी से यहां पे लाने में अगर वर्क डन ये है, यहां से इंफिनिटी ले जाने में वर्क डन क्या होगा, प्लस होगा, प्लस GMM बाई R, ठीक है। और ये हम लोग कैसे इंपार्ट करेंगे, बाय इंपार्टिंग काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू GMM बाई R, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, VE, ठीक है। तो यहाँ पे ये m कैंसिल हो जाएगा, तो VE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2GM बाई R, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 2GR, ठीक है। अर्थ के केस में ये वैल्यू नियर अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी के बारे में जानने के लिए और एक चीज है, एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि जो एस्केप वेलोसिटी है VE, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस मास, जो मास आप एस्केप करा रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं टू इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ, तो उस मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस मास, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। VE इंडिपेंडेंट ऑफ m प्रोजेक्टेड मास। दूसरा चीज क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट कीजिए, प्रोवाइडेड वेलोसिटी इतना होना चाहिए, ठीक है। सो VE इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन,
ठीक है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिंबल V, ठीक है। अब इसका भी रिजल्ट कुछ कुछ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मिलेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशन फील्ड अगर E है तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन पोटेंशियल V है तो इनके बीच में रिलेशन जो होगा वो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। मतलब ग्रेविटेशन फील्ड इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो इसका मतलब अगर हमको फील्ड का इंफॉर्मेशन है तो हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सिमिलरली ग्रेविटेशन पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन है तो ग्रेविटेशन फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये रिलेशन हो गया ग्रेविटेशन फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। दूसरा चीज ये कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो इसका मतलब जैसे अगर दिस इज अर्थ, ठीक है, ऑफ मास m, रेडियस r है और सरफेस में एक मास m है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने लिखा था माइनस gmm/r, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल निकालना है तो डिवाइड बाय m करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय m करेंगे तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा माइनस gm/r, माइनस gm/r, ठीक है। मतलब क्या करोगे, सिंपल मास अगर m है और इससे r डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस gm/r, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। सो एक मास के लिए है, अगर दो मास है तो अलग अलग पोटेंशियल निकालिए और ऐड कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर ए पॉइंट मास, ठीक है। और ये आपका अर्थ के लिए कैलकुलेट किया। बट अगर सपोज कर लीजिए सॉलिड स्फीयर है और आपको स्फीयर के अंदर निकालना है, सरफेस में निकालना है और या आउटसाइड निकालना है, ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। नाउ दीस रिजल्ट्स आर क्वाइट आइडेंटिकल टू व्हाट यू गेट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। सो सपोज दिस इज द स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। अब ये सॉलिड हो सकता है, ये होलो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप आउटसाइड कैलकुलेट कर रहे हैं स्फीयर से बाहर, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है v out, इट इज आउटसाइड मतलब r ग्रेटर देन r, where capital R is the radius, तो आउटसाइड माइनस gm/r, ठीक है। अगर आप सरफेस में हैं तो मतलब स्मॉल r इक्वल टू r, ठीक है, तो v सरफेस इज इक्वल टू माइनस gm/R। नेक्स्ट इनसाइड, इनसाइड मतलब r लेस देन r, ठीक है। सो v in मतलब यहां पे कहीं पे अगर देखें पोटेंशियल, सो v in इज माइनस gm/2r³ 3r² माइनस r², ठीक है। मतलब यहां पे अगर है ये डिस्टेंस r होगा, ठीक है, तो स्मॉल r ये डिस्टेंस हो गया और कैपिटल R रेडियस हो गया, माइनस gm/2r³ 3r² माइनस r², ठीक है। मतलब अगर आप सेंटर में हैं, एट सेंटर, तो स्मॉल r इक्वल टू 0 होगा, ये क्वांटिटी 0 हो गया, तो इसका मतलब VC सेंटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3/2 gm/r, माइनस 3/2 gm/r। मतलब gm/r क्या है, सरफेस का वैल्यू है, तो इसका मतलब VC इज इक्वल टू 3/2 V सरफेस। मतलब सेंटर में जो पोटेंशियल होगा, सेंटर में जो पोटेंशियल होगा वो 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है। होलो स्फीयर की अगर बात करें तो ये रिजल्ट सेम होगा, आउटसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा। इनसाइड जो होगा मतलब V आउट इट इज माइनस gm/r, V सरफेस इट इज इक्वल टू माइनस gm/R, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू V in, मतलब इनसाइड भी सेम रिजल्ट ही होगा अगर होलो स्फीयर है, ठीक है। दिस रिजल्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर, ये जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं सेम रिजल्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर के लिए मिलता है, खाली G की जगह पे 1/4πε0 होता है, M की जगह पे Q होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉज, ठीक है। सो 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बोलता है कि जो प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, विद सन एट वन ऑफ द फोसाई। तो यहां पे सन है, ठीक है, ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया, सन यहां पे है एट वन ऑफ द फोसाई, और जो प्लैनेट है सपोज ये अर्थ है, तो दिस अर्थ इज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक
ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है कि सपोज कर लीजिए कि अर्थ यहां पे है, तो यहां से यहां मूव किया इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है। तो जो एरिया स्वीप किया, मतलब जो रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है, तो ये जो एरिया स्वीप कर रहा है, ये वाला एरिया स्वीप कर रहा है, ठीक है। तो जो एरिया स्वीप करेगा पर यूनिट टाइम इट विल बी ए कांस्टेंट, मतलब एरियल वेलोसिटी विल बी ए कांस्टेंट, ठीक है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये आपका सेकंड लॉ है, मतलब dA by dt इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एंड इट कैन बी प्रूव दैट dA by dt इट इज इक्वल टू L by twice m, where L is the angular momentum of the planet and mass is m is the mass of the planet, ठीक है। L by twice m, अब ये dA by dt कांस्टेंट है और dA by dt कैन बी प्रूव्ड टू इक्वल टू L by twice m। अब एंगुलर मोमेंटम देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज ए कंजर्व क्वांटिटी प्रोवाइडेड एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। अब प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है तो देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, प्लैनेट रिवॉल्व्स बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट। सो एक्सटर्नल टॉर्क अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब L कांस्टेंट है, mass is constant, so this ratio is constant, so aerial velocity is a constant, okay। So this is about aerial velocity। now second law, third law हो गया कि t स्क्वायर, अगर t आपका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है और a आपका सेमी मेजर एक्सिस है, तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये आपका मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस फ्रॉम द ये डिस्टेंस, ठीक है। सो दीज आर द थ्री लॉज ऑफ केपलर, ओके, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट, दैट इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए क्या करना है, देखिए दिस इज अर्थ ऑफ रेडियस r, सो दिस इज द सैटेलाइट, दिस इज रिवॉल्विंग दिस ऑर्बिट, दिस हाइट इज h, सो टोटल डिस्टेंस यहां से कितना डिस्टेंस होगा r प्लस h, जो दिस इज इक्वल टू सपोज स्मॉल r, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। इसका मास है m, अर्थ का मास है कैपिटल M, तो इट इज एक्टेड अपॉन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हु इज प्रोवाइडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो gmn by r square, where r is this quantity, ठीक है, टोटल डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर बाय r, तो यहाँ m कैंसिल हो गया, तो v नॉट इज इक्वल टू gm बाय एक r भी कैंसिल हो गया, तो r के यहाँ पे r प्लस h लिख दिया, तो ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। लो हाइट अगर है तो v नॉट इज इक्वल टू gm बाय r होगा, लो हाइट, ठीक है, अदरवाइज gm बाय r प्लस h, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ओके। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, t इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस पाई r बाय v, ट्वाइस पाई r बाय v, सो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई r, v क्या है, v हो जाएगा आपका gm by r स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। सो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय gm स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको अगर यहां ले जाए तो और अंदर इसको ले गया r क्यूब हो गया, ठीक है। सो दिस इज स्क्वायर रूट, अगर बोथ साइड अगर अब यहां पे अगर बोथ साइड में स्क्वायर करता हूं तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय gm r क्यूब, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें टी स्क्वायर और आर क्यूब के बीच में, टी स्क्वायर और आर क्यूब के बीच में, तो ग्राफ जो होगा वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम, एक कांस्टेंट है ये 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। फिर यहां से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब v नॉट क्या है, v नॉट ये क्वांटिटी है, ठीक है। सो दिस इज हाफ m gm बाई r प्लस h, करेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका gmm बाई 2 r प्लस h, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो बड़ा इजी एक्सप्रेशन है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm बाई r प्लस h, करेक्ट। सो अगर आप यहां इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको टोटल एनर्जी मिलता है, सो टोटल एनर्जी कितना आएगा, माइनस gmm बाई 2 टाइम्स r प्लस h, करेक्ट। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है इट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सेम रिजल्ट आप लोगों को बोर एटम मॉडल में भी मिला होगा, इलेक्ट्रॉन का जब एनर्जी निकाला होगा। ठीक है, तो असल में क्या चीज है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, बोर एटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स, यहाँ पे दिस सैटेलाइट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। सो ए बॉडी इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, दिस एनर्जी टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सैटेलाइट के केस में है, वहां पे आपको बोर एटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए मिलाते हैं। ठीक है, सो दीज वेर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सम क्या है, मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है यहाँ पे, तो आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस कर लिया है। फॉर प्रॉब्लम्स आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं उसको मतलब रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। माय बेस्ट विशेस।